इनफर्टिलिटी यानी बांझपन, ये आजकल के यूथ की जो वुमेन्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा कॉमन देखा जा रहा है। इनफैक्ट बिकॉज ऑफ द इनफर्टिलिटी बहुत सारी वुमेन्स को जो है सेक्सुअली असोल्ट और फिजिकल असोल्ट दोनों का सामना करना पड़ता है। तो क्या रीज़न है इस चीज़ का? क्या ये प्रॉब्लम कॉमन है या फिर एक्सट्रीम? एंड व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ इंडियन सोसाइटी अबाउट इट? और लोग किस हद तक जाते हैं इस प्रॉब्लम को लेके? एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इनफर्टिलिटी फॉर अ नॉर्मल फैमिली और अ वुमेन? किसी वुमेन के लिए और एक नॉर्मल फैमिली के लिए क्या इम्पैक्ट रहता है इनफर्टिलिटी का? आज की वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। तो अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिकॉज ये आपके लिए फ्री है, बट इससे हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। सो लेट्स बैक टू टॉपिक। तो एनसीबीए की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 4.9 मिलियन लोग जो हैं वो हर साल इनफर्टिलिटी से या फिर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम से सर्वाइव करते हैं। और अगर सेकंड स्टेज की बात करें, अगर सेकंड स्टेज ऑफ इनफर्टिलिटी की बात करें तो इसका टोटल नंबर है 17.9 मिलियन। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनफर्टिलिटी से आप क्या समझते हैं? तो इनफर्टिलिटी एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी टर्म है जिसमें 12 महीने या फिर 12 महीने से ज़्यादा अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करने के बाद भी अ वुमेन नॉट गेट प्रेगनेंसी। और इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे इनफर्टिलिटी को एक अभिशाप, एक कर्ज की तरह देखा जाता है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ दी जो फैमिलीज़ हैं वो ये प्रेफर करते हैं कि किसी बाबा जी के पास जाके इस चीज़ को दिखा देते हैं, इसके कंपैरिजन में कि वो किसी अच्छे डॉक्टर को जाके दिखाएं। मोस्ट ऑफ द इलिटरेट फैमिलीज और मोस्ट ऑफ द इलिटरेट पर्सन जो होते हैं वो ज़्यादातर जाते कहाँ हैं? बाबा जी के पास कुछ उपाय करने या फिर इस चीज़ का इलाज करवाने के लिए। और सिर्फ इलिटरेट ही नहीं, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी ऐसे चंगुल में फंस जाते हैं बाबाओं के, जो कि इसका कुछ भी इलाज बताते हैं, कोई टोना या फिर कोई टोटका बताते हैं इस चीज़ को लेके, कुछ भी ऐसे तरीका बताते हैं जिससे कि उनको ये लगता है कि इनफर्टिलिटी ये चीज़ सही हो सकती है, तो वो उपाय करते हैं। एंड अगर वो सही हो जाती है तो बहुत बढ़िया, बट अगर सही नहीं होती तो वो इनफर्टिलिटी वैसे की वैसे ही रह जाती है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके बारे में कोई सामने या फिर कोई सोसाइटी में खुल के बात नहीं करता, या फिर कोई सोसाइटी में खुल के बोलता नहीं है कि इनफर्टिलिटी है उसको। क्योंकि अगर हम किसी को भी थर्ड पर्सन को अगर बताएंगे तो वो एक अलग नज़रिए से देखने लगता है इस चीज़ को लेके, और जिसको बता सकते हैं उसको बताने के बाद वो भेज देते हैं ऐसे बाबाओं के पास जो कि इस तरीके के उपाय बताते हैं जिससे ये इनफर्टिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि स्ट्रेसफुल मोमेंट होता है वो एक वुमेन के लिए जब ये सब चीज़ें चल रही होती हैं। दैट्स वाई कि इनफर्टिलिटी की जो रेट है, इनफर्टिलिटी की जो कंडीशन है वो ज़्यादा बढ़ सकती है। सिर्फ वुमेन में ही नहीं, मैन में भी इनफर्टिलिटी देखी जाती है, जो कि एक वुमेन की प्रेगनेंसी को इफेक्ट करती है। बट वही पुरुष प्रधान समाज होने की वजह से हमारे समाज में वुमेन्स को जो है वो ज़्यादा देखना पड़ता है या फिर ज़्यादा झेलना पड़ता है इन चीज़ों को लेके। लेट्स टॉक अबाउट द रीज़न कि वाई इंडियन वुमेन जो है वो फेस करती हैं ये सब इनफर्टिलिटी रेट को, और क्यों हर साल जो है ये इनफर्टिलिटी रेट बढ़ता जा रहा है। देयर आर लॉट्स ऑफ द रीज़न जिसकी वजह से किसी भी वुमेन को इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि एक वुमेन को इनफर्टिलिटी के जो कंडीशन है उसके अंदर डालता है। जो एज इनफर्टिलिटी की आफ्टर 50 होती थी वो आजकल के टाइम में 24, 25, 23 इस तरीके से हो रखी है। एंड आगे आने वाले सालों में इनफर्टिलिटी की जो एज है वो और भी कम हो जाएगी। तो अगर हम रीजंस की बात करें तो सबसे पहले नंबर पे आता है हार्मोनल इम्बैलेंसेस। हार्मोनल इम्बैलेंसेस जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि हार्मोनल में जो इम्बैलेंस आते हैं, जो हार्मोन्स में इम्बैलेंस आता है, उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी पे जो है असर पड़ता है। ए ह्यूमन बॉडी हैव मोर देन 50 हार्मोन्स, बट अगर इनमें इम्बैलेंस आता है तो वो फर्टिलिटी से इनफर्टिलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। AFAB, असाइंड फीमेल एट बर्थ,
जिसमें कि अगर सेक्स हार्मोन्स की कमी होती है या फिर सेक्स हार्मोन्स में इम्बैलेंस आता है लाइक एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरोन, और इसके अलावा इसके इम्बैलेंस से इनफर्टिलिटी तो होती ही है, इनफर्टिलिटी के अलावा हेयर लॉस होता है, एक्ने, हैवी पीरियड्स, इरेगुलर पीरियड्स, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन सेक्स, वजाइनल ड्राइनेस एंड मैनी मोर कंडीशन जो है वो देखने को मिलती हैं। लेट्स मूव टू द सेकंड पॉइंट जो कि है इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। मोस्ट ऑफ द वुमेन्स इग्नोर दिस, क्योंकि कॉमनली ये चीज़ देखी जाती है कि कई बार जो उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें कुछ गैप आ जाता है या फिर कुछ जो डेट्स हैं उसमें आगे पीछे का अंदर पड़ जाता है। बट इट्स आल्सो अ सिम्टम ऑफ इनफर्टिलिटी इन द अर्ली एज। अर्ली एज में इरेगुलर पीरियड्स के कॉजेज हो सकते हैं हैवी वेट, जिसमें मतलब ओबेसिटी, अगर बॉडी वेट ज़्यादा हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है तो उससे भी इरेगुलर पीरियड्स पे असर पड़ सकता है या फिर रेगुलर पीरियड्स जो होते हैं उस पर असर पड़ सकता है। सेकंड, हैवी वेट लिफ्टिंग, अगर हम हैवी वेट की लिफ्टिंग करते हैं तो उससे भी असर पड़ सकता है। हाई मेडिसिन टेक करने से, हाई मेडिसिन का इंटेक करने से भी इस पर असर पड़ता है। कैलोरी इंटेक करने से, जो एक्स्ट्रा कैलोरीज होती हैं, अगर हम अपनी हद से ज़्यादा कैलोरीज इंटेक करते हैं तो भी इरेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं। प्रॉपर खाना ना खाने की वजह से, और लास्ट एंड द लीस्ट हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी जो इरेगुलर पीरियड्स हैं वो चीज़ हो सकती है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर के पॉइंट की, जो कि है लाइफस्टाइल फैक्टर्स। लाइफस्टाइल फैक्टर्स, जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है कि जो हमारी लाइफस्टाइल होती है उसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं इनफर्टिलिटी को लेके, या फिर जिससे इनफर्टिलिटी हो सकती है हमें अर्ली एज में ही, अगर हम लाइफस्टाइल में बहुत सारे चेंजेस करते रहते हैं या फिर बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए, वो भी चीज़ें हम करते हैं जिस वजह से हमारी लाइफस्टाइल में फैक्टर्स जो हमें दिखाई नहीं देते बट वो होते हैं, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी जो है कोज होती है। एक वुमेन का लाइफस्टाइल जो है एक बहुत ही ह्यूज रोल जो है वो प्ले करता है उसकी फर्टिलिटी को लेके। बहुत सारी वुमेन्स होते हैं जिनको ये पता ही नहीं होता कि उनकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं, उनके जो एक्शंस जो वो ले रही हैं, या फिर जो भी वो ड्रिंकिंग हैबिट्स हैं, या फिर अगर वो स्मोक कर रही हैं, उसकी वजह से जो उनकी फ्यूचर पे जो असर पड़ने वाला है वो उनको पता ही नहीं होता। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स लाइक ड्रिंकिंग अल्कोहल, एक्सेसिव स्मोकिंग, ज़्यादा कैफीन का इंटेक करना, इसके अलावा डाइट प्रॉपर ना होना, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से जो हार्मोनल इम्बैलेंस है या फिर जो इनफर्टिलिटी है वो देखी जाती है। ईटिंग लाइक जंक फूड, फास्ट फूड, ऑयली फूड्स या फिर हाई सैचुरेटेड फूड जिसके अंदर हाई ऑयल्स मिला होता है या फिर बहुत टाइम का ऑयल मिला हुआ होता है लेकिन वो सैचुरेटेड नहीं हो पाता, तो हाई सैचुरेटेड फूड में जो भी अगर ये इंटेक करते हैं तो इससे भी इनकी फर्टिलिटी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। हैवी वेट होना और ओबेसिटी भी एक मेन रीज़न कह सकते हैं हम जिसके कारण इनफर्टिलिटी होती है। किसी भी तरीके का स्ट्रेस होना, डिप्रेशन होना भी फर्टिलिटी पर इफ़ेक्ट करता है। एंड इसी के तरीके से बहुत सारे जो लाइफस्टाइल के फैक्टर्स हैं वो हमारी डेली लाइफ में होते हैं जिस पे हमें ध्यान देना होता है अगर हम नहीं चाहते कि दिस विल हैपन। बट मोस्ट ऑफ द वुमेन जो है वो इस पे ध्यान नहीं देती एंड जिसकी वजह से उनके जो इफ़ेक्ट है वो पड़ता है। इंडिया IVF क्लिनिक की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो स्मोकर होती हैं, जो वुमेन स्मोकर्स होती हैं, उनकी 60% फर्टिलिटी रेट होता है इन कंपैरिजन टू दी नॉर्मल जो पीपल होते हैं, जो नॉन स्मोकर्स होते हैं, वो 100% रेट के होते हैं। अदरवाइज अगर हम मैन की बात करें तो मैन में इनफर्टिलिटी रेट होता है 65% का और नॉन स्मोकर्स में तो 100% होता ही है। Cloud9 फर्टिलिटी करके एक वेबसाइट है जिसने अपने एक ब्लॉग में बताया कि उन्हें 5600 जो वुमेन्स हैं उनका जो है फर्टिलिटी टेस्ट करा, बट जो कि फास्ट फूड इंटेकर्स थे, कहने का मतलब जो कि जंक फूड खाते थे ऑन अ डेली बेसिस, उनकी जो फर्टिलिटी रेट है वो 8 से 16% तक डिक्रीज दिखाई दी। NCBI की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जब उन्होंने ये जानने की कोशिश करी कि स्ट्रेस की वजह से कितनी जो वुमेन्स हैं या फिर कितने जो कपल्स हैं वो इनफर्टिलिटी रेट में फंस जाते हैं, तो 8 कपल्स में से हर एक कपल जो है वो इनफर्टिलिटी का सामना कर रहा होता है और मोर देन 12% जो है मैरिड वुमेन्स इस चीज़ का सामना कर रही होती हैं स्ट्रेस की वजह से, और उनको जो प्रेगनेंसी होती है उस पर भी असर पड़ता है। न्यू फर्टिलिटी के द्वारा भी एक सर्वे करा गया जिसमें कि उन्होंने ये जानने की कोशिश करी कि ओबेसिटी मतलब जिसका हैवी वेट होता है उसकी वजह से कितने लोग जो है वो इनफर्टिलिटी का सामना करते हैं। वो स्टेट वाइज उन्होंने जब सर्वे करा तो स्टेट वाइज अलग अलग जो
वैल्यूज़ हैं वो निकल के आएंगी। जैसे अगर हम वेस्ट की बात करें तो यूपी, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र, यूपी से लेके महाराष्ट्र तक की जो है 3.4% की जो इनफर्टिलिटी रेट है वो देखने को मिला। वहीं अगर हम महाराष्ट्र से साउथ की तरफ जाएं, कहने का मतलब महाराष्ट्र से आंध्र प्रदेश की तरफ जाएं, तो वहाँ पे 5% तक का इनफर्टिलिटी रेट देखने को मिला। और यही इनफर्टिलिटी रेट बढ़ के जो है कश्मीर की तरफ अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे 15% तक हो जाता है। अपने नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो इनफर्टिलिटी में मेजर रोल जो है वो प्ले करते हैं PCOS एंड थायराइड डिसऑर्डर भी। PCOS पॉलीसिस्टिक ओवेरी डिसऑर्डर, जो कि इफेक्ट करती है एस्टिमेटेड 8 to 13% रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द एज्ड वुमेन। बट नाउअडेज PCOS इज कॉमनली फाउंड इन अर्ली एज ऑफ द वुमेन्स। नॉर्मली अब ये चीज़ देखने को मिल जाती है हर दूसरी वुमेन के अंदर। जब मैं इस चीज़ के बारे में रिसर्च कर रहा था तो मेरे को ये पता चला कि PCOS एक नॉर्मली जो कॉमनली फाउंड होने वाली एक डिसऑर्डर है जो कि वुमेन्स के अंदर पाया जाता है, एंड ये उसकी रिप्रोडक्टिव एज को जो है वो कम कर देता है, या फिर उसकी जो रिप्रोडक्टिव एज है उसको इफेक्ट करता है। ये यूजुअली स्टार्ट्स होती है एडोलसेंस में। एडोलसेंस मतलब जब कोई भी चाइल्डहुड से एक एडल्टहुड में कन्वर्ट हो रहा होता है, मतलब चाइल्डहुड से एडल्टहुड में उसकी ग्रोथ हो रही होती है, तब बहुत सारे बॉडी पार्ट्स जो है उनकी भी ग्रोथ हो रही होती है, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे होते हैं। जब जो अगर हम अपनी लाइफस्टाइल पे फोकस नहीं करते या फिर लाइफस्टाइल और अपनी ग्रोथ पे कुछ अलग से फोकस करके हम नहीं चलते, दैट्स वाई PCOS हैपन। PCOS आल्सो कैन कॉज हार्मोनल इम्बैलेंसेस, एक्सेसिव स्ट्रेस, इरेगुलर पीरियड्स, excess adolescence, excess androgen and cyst in ovaries। irregular menstrual cycle के साथ साथ it also have lack of ovulation, जिसकी वजह से किसी भी वुमेन को प्रेगनेंसी सस्टेन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। That's why PCOS is the leading cause of infertility। बहुत सारे केसेस, सिचुएशन, कंडीशंस में it will be the chronic condition, और जो कि क्योर्ड भी नहीं हो सकती, मतलब ठीक भी नहीं हो सकती। Some symptoms can be improved बाय लाइफस्टाइल चेंजेस या फिर बाय मेडिकेशन या फिर इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट से, बट नॉट एट ऑल। कुछ चेंजेस हो सकते हैं। PCOS के अगर कॉजेज़ के बारे में बात करें तो ये जानना बहुत मुश्किल है कि किस वजह से PCOS होता है, बट अगर फैमिली में किसी को पास में PCOS हुआ हो तो इट विल हैपन विद यू आल्सो, बट या फिर 2 बार से किसी को ज़्यादा डायबिटीज़ रही हो तो इट आल्सो हैपन विद द PCOS। वहीं अगर थायरोइडिकल डिसऑर्डर की बात करें T3, T4, TSH, जो कि आल्सो कोज द इनफर्टिलिटी इन वुमेन। 3 से 4% तक कोज हो सकता है किसी को अगर थायराइड है तो उससे इनफर्टिलिटी का। ये तो बात हो गई रीजंस की, बट अगर कोजेज हैं, रीजंस हैं तो उनका सॉल्यूशन भी ज़रूर होगा। तो अगर सॉल्यूशन की बात करें तो फर्स्ट नंबर पर आता है सॉल्यूशंस में फर्टिलिटी ड्रग्स। फर्टिलिटी ड्रग्स इट इज टाइप ऑफ मेडिकेशन जो कि यूज़ होती है इन वाइट्रो फर्टिलिटी में, जो कि बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के जो फर्टिलिटी के चांसेस हैं वो बढ़ाने के लिए फर्टिलिटी ड्रग्स का यूज़ करते हैं। सेकंड नंबर पर आते हैं IVF, जो कि होता है इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन। जैसे कि अगर कोई एग होता है उसको कलेक्ट करते हैं, मैच्योर एग को कलेक्ट करते हैं ओवरीज के थ्रू किसी वुमेन के अंदर से, एंड उसको फर्टिलाइज करा जाता है एक मैन के स्पर्म के द्वारा, वो भी लैब के अंदर। एंड मोस्ट ऑफ द कपल्स जो कि इनफर्टिलिटी को फेस कर रहे होते हैं वो सोचते हैं कि इट इज़ द बेस्ट ऑप्शन, इट इज़ द ईजिएस्ट ऑप्शन जो कि वो कर सकते हैं इनफर्टिलिटी को क्लियर करने के लिए, अपनी इनफर्टिलिटी को कंप्लीट करने के लिए। एंड नाउअडेज ऐसी भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो है वो अवेलेबल है जो कि ये दावा करती हैं कि वो स्पर्म इंजेक्टिंग के थ्रू आपकी जो फर्टिलिटी है उसको सही कर सकती हैं, इनफर्टिलिटी है उसको सही कर सकती हैं। लाइक इंट्रोसाइटोप्लाज्मी करके एक इंजेक्टिंग है, स्पर्म इंजेक्टिंग, उसका भी नाम आता है इसमें। एक गोनाडोट्रोपिन इंजेक्शन है, उसका भी नाम आता है इसमें। एंड थर्ड इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। एज अ पार्ट बहुत सारी जो सर्जरीज हैं वो भी एक वुमेन के लिए अवेलेबल हैं नाउअडेज, जो कि ये दावा करती हैं कि वो इसकी इनफर्टिलिटी को सही करेंगी, सर्जरी फॉर फीमेल इनफर्टिलिटी। बट एज कंपैरेटिवली अगर नेचुरल फर्टिलिटी की बात करें तो वो चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। एक नेचुरल फर्टाइल होना किसी वुमेन के एग को, वो चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है
तो अगर हम IVF के थ्रू या फिर किसी सर्जरी के थ्रू ये चीज़ करते हैं, अगर कोई आर्टिफिशियल तरीके से किसी चीज़ को फर्टाइल करा जाता है तो वो नेचुरल फर्टिलिटी जो है वो बिल्कुल तरीके से ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी एक हैबिचुअल वे में चलती है। हमारी बॉडी एक हैबिचुअल, जैसे अगर हम अपनी बॉडी को किसी आर्टिफिशियल की इंजेक्टिंग करवा रहे हैं या फिर अपनी बॉडी को हम किसी आर्टिफिशियल तरीके से फर्टाइल करवा रहे हैं, अपने एग को किसी आर्टिफिशियल तरीके से फर्टाइल करवा रहे हैं, तो वो नेचुरल कैपेसिटी जो है हमारी बॉडी की, वो चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी को हैबिचुअल हो जाती है किसी आर्टिफिशियल तरीके से उस चीज़ को फर्टाइल करने के लिए, तो वो नेचुरली फर्टाइल होगा ही नहीं आगे। द बेस्ट वे टू डील विद दैट, अगर हम इससे डील करना चाहते हैं तो उसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है, वो है लाइफस्टाइल चेंजेस। अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करके आप इसको धीरे धीरे करके बिल्कुल सही कर सकते हैं। इट्स नॉट एन हार्ड एंड फास्ट रूल, ये बहुत जल्दी या फिर बहुत तेज़ तरीके से नहीं होगा, पर लेकिन हाँ एक टाइम पे आके ये नेचुरली तरीके से फर्टाइल होने लगेगा। यू हैव टू डू मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो कि अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करके आप कर सकते हैं। जैसे अपनी वेट लूज़ करने पे ध्यान दे सकते हैं, अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा लूज़ है तो आप उसको बढ़ाने पे ध्यान दे सकते हैं। आप अपनी जो जंक फूड है उस पर ध्यान दे सकते हैं कि आप वो ज़्यादा नहीं खाएं, अवॉइड द जंक फूड। आप स्मोकिंग नहीं करें, यू हैव टू डिक्लाइन द स्मोकिंग, यू हैव टू डिक्लाइन द अल्कोहल। अगर आपको कोई अल्कोहल पीने के लिए कह रहे हो तो आप डिक्लाइन कीजिए कि आपको वो नहीं करना। कोई भी बाहर के सैचुरेटेड फूड्स नहीं खाइए। एक एक्सरसाइजिंग अपनी डेली रूटीन में डाल दीजिए कि आपको डेली रूटीन में एक्सरसाइज करनी है। मेजर योर मेंस्ट्रुअल साइकिल, अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेजर कीजिए। अपनी PCOS या फिर PCOD को लेके अवेयर रहिए। अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से बात करते रहिए रेगुलर चेकअप के लिए, ताकि आपको आगे चल के ये चीज़ दिक्कत ना हो। यू हैव टू प्रिपेयर फ्रॉम दिस टाइम। अगर आपको आगे चल के कोई दिक्कत नहीं चाहिए इस चीज़ को लेके, तो आपको लाइफस्टाइल में चेंजेस करने पड़ेंगे अपने, ताकि आगे चल के आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला था, बहुत सारे लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, बट बहुत सारे लोगों के लिए यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, पूरी लाइफ की पूरी दिक्कत बन जाती है। सोसाइटी, फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर, रिलेटिव्स, कोई भी ऐसा नहीं होता जो कि इस इनफर्टिलिटी को, इस बांझपन को छोड़ दे, या फिर कोई ताना देने से रुक जाए, या फिर कोई भी ऐसा जो कि बोले नहीं आके इस चीज़ को लेके। बहुत सारे लोग जो हैं वो डिवोर्स तक ले लेते हैं बिकॉज ऑफ चाइल्डलेसनेस, और बहुत सारे लोग जो हैं वो बाबाओं के पास जाते हैं इस चीज़ को लेके, ताकि उनका झाड़ फूक हो सके, जो कि इस चीज़ की जो दिक्कत है वो और ज़्यादा बढ़ा देती है। क्योंकि जब ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं दिमाग में, तो किसी वूमेन के दिमाग में जब ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं तो उसका स्ट्रेस और ज़्यादा बढ़ जाता है, और स्ट्रेस कॉजेज इनफर्टिलिटी मोर। इन दिस सिनेरियो, इस सिनेरियो में एक वुमेन को क्या चाहिए होता है, एक परफेक्ट पार्टनर, एक ऐसा पार्टनर जो कि उसको अंडरस्टैंड करे, जो कि उसको समझे, जो कि उसको साथ दे, ऐसी जगह पे जहाँ पे उसको ज़रूरत है, उसके साथ खड़ा रहे, उसके पास रहे, उसका एक सपोर्ट सिस्टम बन के खड़ा रहे। ऐसे टाइम में एक मोरल सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, एक फिज़िकल और एक मेडिकल सपोर्ट के साथ साथ। होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट इट, एंड अगर आपको कुछ सीखने को मिला या फिर कुछ समझने को मिला इस वीडियो से, तो आप बिल्कुल अपनी फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स या फिर जिसको ऐसी कुछ दिक्कत है उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ताकि उसको भी इस चीज़ के बारे में नॉलेज हो एंड वो भी कुछ सीख सके। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आगे चल के इसको सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट में ज़रूर करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, या फिर इस चीज़ में कोई भी गलती है, या फिर आप कुछ और बताना चाहते हैं कि ये चीज़ इस चीज़ में और ऐड करनी चाहिए, तो आगे चल के हम उस पर वीडियो बनाएंगे। यू हैव टू कमेंट डाउन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। तो आज के लिए बस इतना ही। होप यू ऑल लव इट, होप यू ऑल सब्सक्राइब इट। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।